हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का शानदार टॉपिक। अच्छा वेटेज रखता है आपके जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं इस टॉपिक को जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, पीक पॉइंट तक ले जाऊंगा। तो बढ़िया से मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। बढ़िया से इस टॉपिक को हम लोग वन बाय वन सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जिस टाइप के पहले क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में आते रहे हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है इस प्रोजेक्टाइल मोशन नाम के टॉपिक से, उन सभी न्यूमेरिकल वैरायटी पर मैं वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड समझते जाओ। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़े सीक्वेंस में इस टॉपिक को समझना है और तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा वेटेज रखता है। अच्छा कंसेप्टुअल टॉपिक है, न्यूमेरिकल जरूर आता है और न्यूमेरिकल बड़ा कंसेप्टुअल होता है। तो उन सभी कंसेप्ट पर हम लोग वन शॉट वीडियो लेक्चर में बातचीत कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। 2D मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज होते हैं। 2D मोशन मीन 2 डायमेंशन मोशन। जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम कैसे पता लगाओगे कि ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? ये कैसे पता लगाओगे? इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे तुम समझ जाओ, एक क्रिकेट का गेम है। उस क्रिकेट के गेम में कोई ये लड़का है या कोई बॉलर है, इसने बॉल को थ्रो कराया, ठीक है। अब बॉल ऐसे थ्रो कराता है, फिर बॉल ग्राउंड में आती है, फिर इस तरह से जंप करती है, फिर यहाँ पर बैट्समैन होगा। ये बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है। इस तरह से इसके पास बैट है और बैट से इस बॉल को हिट करता है। तो इस मोमेंट में तुम देख रहे हो बॉल का जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। जो पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का मोशन है, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जिस वेलोसिटी के साथ इस प्लेयर ने बॉल को थ्रो कराया, उस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल एंगल हो गया। तो ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो, ये जिस टाइप का मोशन आप देख रहे हो, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया एक्स और वाई, करेक्ट। यहाँ पर एक लड़का है, इस लड़के ने बॉल को थ्रो कराया और बॉल को जब ये थ्रो कराता है तो बॉल ऐसे जाती है, इस टाइप से। इस टाइप से बॉल गई और इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर जाके गिर गई। ए मतलब ग्राउंड वाला पॉइंट है। तो ये जो मोशन तुम देख रहे हो ना बॉल का, इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो कराया गया, उस वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी u। एंड इसके तुम कंपोनेंट कर दोगे, ठीक है। इधर हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल एंगल ux इक्वल टू u cos थीटा, और इधर वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा। तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट बाय द वे ऑब्जेक्ट के 0 0, बिकॉज ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, x1 y1 हो गए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हो गए, x2 y2 हो गए। तो प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट हैं ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल के, वो कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2D मोशन है, बिकॉज पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट x एंड y, दोनों कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज होते हैं। यहाँ पर फिर से x3 y3। तो मेरे कहने का मतलब कंटिन्यू ये कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं। तो इस टाइप का जो मोशन दिखे, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2 डायमेंशन मोशन। सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी।
बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते आगे तक मैं इसे टॉप लेवल तक लेके जाऊँगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप की डिफ़िकल्टी, जिस टाइप का कंसेप्ट आपके जेईई एग्जाम में या नीट एग्जाम में आते हैं, उन सभी पर मैं 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करूँगा। अब देखो जरा, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट करो भाई। यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, इधर ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से मैंने किसी बॉल को थ्रो कराया, बॉल इस पॉइंट पर आके गिर गई, ये इस पॉइंट पर जाके गिर गई, इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस है। अगर ये वाला एंगल प्रोजेक्टाइल एंगल है थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके दो कंपोनेंट कर दो। इधर की तरफ इसका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, इधर की तरफ हो गया यू वाई, और तुम देखोगे प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर है, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसके पीक पॉइंट पर जाके वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें मैं कुछ की पॉइंट में लिखूंगा, उन की पॉइंट को तुम्हें समझना है। और अगर मैं इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बॉल आके गिरी, उस पॉइंट पर अगर मैं कंपोनेंट डिवाइड करता हूँ, तो इधर हो जाएगा यू एक्स, इधर हो गए यू वाई, और ये निगेटिव डायरेक्शन पर है। यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, इसमें की पॉइंट क्या लिखना है? पॉइंट 1, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज रिमेन सेम, सेम या कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ गए भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, ये यू कॉस थीटा रहेगा और ये कांस्टेंट है, और ये यू कॉस थीटा है, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है वो 0 है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा और वो यू कॉस थीटा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये, जैसे मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, of projectile velocity is continue change, बिकॉज ये वेरिएबल होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है कंटिन्यू चेंज विद टाइम, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, एंड एट पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये चेंज क्यों होती रहती है, ठीक है, उसका मैं लॉजिक बता देता हूं तुमको। प्रोजेक्टाइल पाथ के पीक पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, बिकॉज जो एक्सेलरेशन होता है वाई डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इक्वल है, एंड ये वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज ग्रेविटिक डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है। अब बच्चा कहता है कि पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट पार्टिकल चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही रहेगी ना। समझ गए? इसलिए इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव यूज करेंगे। तो इस पॉइंट पर जाके इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर अगर तुम वेलोसिटी को लिखोगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर लिखोगे वेलोसिटी u इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, बिकॉज ये नेगेटिव हो गई। अगर इस पॉइंट पर तुम वेलोसिटी लिखोगे तो इस पॉइंट पर तुम वेलोसिटी लिख सकते हो, बड़ा इजी है, u इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा
जी कैप। समझ गए ना, ये इस पॉइंट पर है, बिकॉज इस पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव और वर्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन पर है। चलो भाई अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। अगला अपना पॉइंट है, इसको रब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास है फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम क्या है भाई? फ्लाइट ऑफ टाइम का मतलब है कि मैंने किसी बॉल को थ्रो कराया और बॉल कितने टाइम के बाद वापस ग्राउंड में आई, उस टाइम को पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का फ्लाइट ऑफ टाइम कहते हैं। अब यहां से मैंने, ये मेरे पास x और y एक्सिस आ गई, यहां से मैंने बॉल को थ्रो करा दिया, बॉल ऐसे आके यहां पर गिर गई। यहां पर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक हो गए ux, एक हो गए uy। ये प्रोजेक्टाइल एंगल आ गया। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फ्लाइट ऑफ टाइम। अभी तुम बताओ जरा, फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी, जिसकी वजह से बॉल अप गई, ठीक है। बॉल पहले अपवर्ड जा रही है, इस लड़के ने बॉल को थ्रो कराया, बॉल पहले अप गई, फिर सेम पाथ से वापस आ गई। तो जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में। तो इसे कैलकुलेट करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर दो, वी वाई इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, करेक्ट, एंड ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यू साइन थीटा, टी की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एंड टोटल टाइम जब कैलकुलेट करना है तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम टी इक्वल टू 2t, बिकॉज जितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक जाने में उतना ही आगे इस वाले जर्नी में लगेगा। तो टोटल टाइम के लिए 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। बस ये कंसेप्ट तुम्हें यूज करना है, ये लॉजिक यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि मैंने बॉल को यहां से थ्रो कराया और बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है। इस मैक्सिमम हाइट तक बॉल आई, इस मैक्सिमम हाइट तक, इस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मीन मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए अपन थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो, इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay(h)। मैंने s के जगह h पुट कर दिया, वी वाई 0, यू वाई की जगह u साइन थीटा और ए वाई की जगह नेगेटिव जी, बिकॉज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड है। यहाँ पर सारी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो इधर 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये हो गए भाई अपने पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे रेंज पर, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि बॉल को मैंने इस पॉइंट से थ्रो कराया, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने थ्रो कराया और बॉल यहां पर आके गिर गई। तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। चलो भाई इसको मैं रब करता हूँ, इरेज करता हूँ एंड अब बात करूंगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मीन हॉरिजॉन्टल रेंज।
ऑफ प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। ये अपन को कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा भाई, ये x और y है। जनरली तुम ये फार्मूला जानते हो। इस तरह से अपन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, ux और uy। अब देखो जरा, बॉल यहाँ से यहाँ तक आई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एक तरह से रेंज हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला तुम यूज कर सकते हो। कौन सा फार्मूला यूज करोगे भाई, वही डिस्टेंस इक्वल टू मीन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर वेलोसिटी है ux मल्टीप्लाई फ्लाइट ऑफ टाइम t, r इक्वल टू इसकी वैल्यू है u cos थीटा मल्टीप्लाई इसकी है 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो इधर हो जाएगी u स्क्वायर r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा डिवाइड बाई जी। ये रेंज आ गई, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा की वैल्यू 45 होना चाहिए। क्यों 45? 45 पर ही क्यों? स्टूडेंट पूछता है कि भैया ऐसा क्यों, 45 पर क्यों होगा? मैं कहूँगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है। यहाँ पर देखो 2 थीटा है, अगर थीटा की जगह मैं 45 पुट करूँगा तो डबल हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो मुझे किसी ऐसे एंगल को डिसाइड करना है जिस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैल्यू मैक्सिमम मिले। इस रेंज पर मैंने 45 पर इसे प्रोजेक्टाइल कराया तो आर की वैल्यू मैक्स मिली। ये आर की मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस इक्वेशन में थीटा की जगह तुम 45 पुट कर दो तो इधर हो जाएगा साइन 90 मीन आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जी मीन यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। समझ गए? ये मैक्सिमम रेंज आ गई। इसी मोमेंट में अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट इसकी ये हो गई एच मैक्स, या इसे तुम केवल एच लिख दो। अभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट समझता है कि मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर होती है। हाँ होती है, मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर ही होती है, लेकिन जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन कराओगे 90 डिग्री पर, उस समय पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, उस समय तो केवल वर्टिकल 1D मोशन करेगा, वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड। ये ध्यान रखना है। तो इस मोमेंट में इस एंगल पर कोई ना कोई तो हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की, उस हाइट को मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो हाइट का फार्मूला है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g एंड यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4g आ गया। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रेंज की वैल्यू हो गई। इसके बाद अपन समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मोशन, या उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये x है, ये y है, ठीक है भाई। और इस डायरेक्शन पर ना, इस डायरेक्शन पर वाइंड फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है, वाइंड। और इसका जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर वो है g/2। समझ गए भाई? ये जो वाइंड फ्लो हो रही है, इस वाइंड का जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है, ठीक। यहां से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया गया इस तरह से, किस वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ। एंगल कितना? थीटा। समझ गए भाई? तो यहां पर अपने को वो सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना है। कौन कौन से? रेंज, हाइट और फ्लाइट ऑफ टाइम अपने को फाइंड करना है। फाइंड
फ्लाइट ऑफ टाइम, फाइंड हॉरिजेंटल रेंज और फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तीनों अपने को इक्वेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट कर लो। इस डायरेक्शन पर यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, दिस इज ए इनिशियल वेलोसिटी। बट यहाँ पर अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन पर वाइंड का एक्सेलरेशन आ गया। समझ गए भाई? इस डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी होगी उसे तुम जानते हो, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। समझ गए भाई? अपने को कैलकुलेट करना है सबसे पहले फ्लाइट ऑफ टाइम। तो फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फ्लाइट ऑफ टाइम। क्या कैलकुलेट करना है भाई? फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी का मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो कराया वो कितनी देर एयर पर रहा। कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर रहा होगा, कभी यहाँ पर रहा होगा, कभी यहाँ पर आ गया। तो जितनी देर तक वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट एयर पर रहता है, उस टाइम को पार्टिकल का फ्लाइट ऑफ टाइम कहते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ये अपने पास फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई? ये तो वैल्यू हो गई जीरो, बिकॉज ये पीक पॉइंट पर इसकी वैल्यू तो जीरो होना है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर कैसे पता आपको कि जीरो हो गई? मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो थोड़ा और ऊपर जाता, इस पॉइंट तक जाता, फिर नीचे आता। मतलब ये उस पॉइंट तक जाता रहेगा, उस हाइट तक जाता रहेगा जहाँ तक इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन पर वो जीरो ना हो जाए। ये ध्यान रखना है। इसको जीरो करो, इक्वल टू इधर है u साइन थीटा और इधर हो जाएगा माइनस का जी टी। ठीक है? अब t इक्वल टू कितना हो जाएगी? u साइन थीटा डिवाइड बाई ये हो जाएगा अपने पास g। टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। ठीक है? टोटल का मतलब समझ गए भाई? ये टाइम ऑफ एसेंट है इतना। इस टाइम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक का। एक को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, दूसरे को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टी ए इक्वल टू टी डी इक्वल टू टी इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब डबल कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। चलो, ये तो फ्लाइट ऑफ टाइम हो गया। हाइट के लिए क्या करेंगे? हाइट कैलकुलेट करना है। हाइट के लिए सिमिलर फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये हाइट का फार्मूला सिमिलर बनेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन वही है जो पहले था, मीन ग्रेविटी वाला। रेंज का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेंज फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर लें या सेकंड इक्वेशन का यूज कर लें। तो मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करता हूँ, मीन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। x का मतलब तुम r लिख सकते हो। ठीक है? r मीन रेंज इक्वल टू यू एक्स टी, करेक्ट, प्लस 1/2 ए एक्स मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। और t का मतलब ध्यान रखना है फ्लाइट ऑफ टाइम है, टोटल टाइम, मतलब जितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। समझ गए भाई? टोटल टाइम। तो r इक्वल टू ये कितना है अपने पास? u cos थीटा और मल्टीप्लाई t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन g/2 है, g/2 और मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। बड़े प्यार से t की वैल्यू ये वाली पुट करो यहाँ पर। ठीक है? तो r इक्वल टू यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई t की वैल्यू है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g प्लस इधर से हो जाएगा g/4। ठीक है? और t स्क्वायर। t की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं और यहां पर एक नया कंसेप्ट बन जाएगा। तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी भाई? रेंज की वैल्यू आ गई, इधर से हो जाएगा 2u स्क्वायर इस वाले टर्म से। ठीक है? 2u स्क्वायर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाई जी प्लस इधर हो जाएगा g/4
और t की वैल्यू अपने पास है वो पुट कर देता हूँ मैं, और उसका स्क्वायर करना है तो मैं 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जरा इसे ओपन करोगे तुम तो इधर हो जाएगा r इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यहाँ पर जब इसे तुम ओपन करोगे होल स्क्वायर तो इधर हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जी स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। तो बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये देखो रेंज की वैल्यू मिल गई, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक तुम्हारा क्या होना चाहिए, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनटीए इतनी सारी बातें एक साथ तो नहीं पूछता है, या तो पूछेगा फ्लाइट ऑफ टाइम या रेंज या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैंने यहाँ पर सारी बातें एक साथ पूछ ली है, ठीक है। तो इससे बियॉन्ड तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा, सिमिलर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस तरह के कंसेप्ट तुम्हें अपने न्यूमेरिकल में यूज करना है, लगाना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मोशन, मीन प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्या है? मतलब अपने को कोऑर्डिनेट बताना है, सीधा सा मतलब ये कि ये x है, ये y है, और मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से अगर मैंने इस तरह से ड्रॉप करा दिया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अगर 0, 0 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं? x और y हो सकते हैं इस पॉइंट पर। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? ये कोऑर्डिनेट यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू बताओ। यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट, वही सिमिलर पुराना कंसेप्ट ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ बोलो भाई यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखना है इसको बार बार? यू साइन थीटा, ये लॉजिकल है, तुम्हें पता है। अब मैं जब कैलकुलेट करूंगा x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ पर यूज करना है ओनली इसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ और ए वाई को निगेटिव g मान के चल रहा हूँ। मतलब कोई भी एक्सटर्नल ड्रैग फोर्स यहाँ पर नहीं है, जैसा लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा कि एक वाइंड का फोर्स था, उसका एक्सेलरेशन था, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन आया था। ऐसा कंसेप्ट अब इसमें नहीं है, इसमें कंसेप्ट है कि केवल एक्सेलरेशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। ये बात समझ गए? ये लॉजिक समझ गए ना? चलो भाई, ठीक। अब हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यूज करूंगा मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको y के फॉर्म में नहीं, अपने को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर अलोंग x एक्सिस, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। समझ गए भाई? अब देखो भाई ax, अब ax की वैल्यू तो 0 करोगे तो इतना वाला टर्म तो 0 हो गया। लॉजिक समझ गए? टिक। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा t, तो t इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो ये भाई आ गया x के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर जैसे y का कोऑर्डिनेट बताना है तो y का कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? ये बड़ा सिंपल है। y का कोऑर्डिनेट बताएंगे फॉर अलोंग y एक्सिस। अब मैं जब y एक्सिस पर ये सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा तो मैं फिर से सेकेंड इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो सारी। जब सभी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, आप थोड़ा केयर होकर समझना इस बात को। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो। y इक्वल टू, इसकी वैल्यू है u साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई t की वैल्यू देखो यहाँ से अपने को मिली थी, है ना, t इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा।
ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू तो देखो नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव कर लेता हूँ माइनस जी और टी स्क्वायर इन एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूँगा अगर, तो यहाँ पर y इक्वल टू बन जाएगा x मल्टीप्लाई टेन थीटा, समझ गए ना भाई, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन बनेगा, माइनस ऊपर देखो हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मुझे 1/2 लिखना चाहिए, इधर हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाथ, ट्रेजेक्ट्री मोशंस, मीन प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन इसे कहते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अपडेट करेंगे तो हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं भाई? रिलेशन। किसमें किसमें? x, r और y, इन तीनों में रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसी का इक्वेशन, इसी इक्वेशन का यूज कर लें। बड़ा ही फंडामेंटल है ये कंसेप्ट, बहुत लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो जरा भाई, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स, टेन को मैं ओपन कर लेता हूं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, माइनस इधर है जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं अपडेट करूंगा तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, x डिवाइड बाई कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना भाई? साइन थीटा, माइनस इधर कितना बचा? जी एक्स डिवाइड बाई यहाँ से 2 और u स्क्वायर कॉस थीटा बचा। अब थोड़ा सा इसे और अगर अपडेट करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा, माइनस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। इस बात से तुम एग्री हो कि ऐसा लिखा जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा? अगर एग्री हो तो ठीक है, मैं अगले स्टेप पे बढ़ूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा और नया काम मैं करूँगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रेंज का जो इक्वेशन था r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, इसे मैं थोड़ा सा और अपडेट करके u साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ से भाई ऐसा काम करो कि साइन वाले टर्म को इसके डिवाइडेशन में ले आओ, तो r डिवाइड बाई साइन थीटा। ये लॉजिक तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ फटाफट? क्योंकि वन शॉट में पूरे कंसेप्ट पर डिस्कस करना है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, ठीक है। इधर हो जाएगा तुम्हारे पास यू स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है तुमको, ये इतना टू यू स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ भाई, है ना, ये वाला 2, तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी की जगह में r बाई साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। तो नया इक्वेशन जो बनेगा y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा, इधर बन जाएगा साइन थीटा माइनस x डिवाइड बाई, इसकी जगह r डिवाइड बाई साइन थीटा। अब देखो भाई, y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस x साइन थीटा डिवाइड बाई r। साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेके यहाँ से अपन लिख सकते हैं x टेन थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई r। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर जेईई एग्जाम। बड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है, तुम्हें रिजल्ट पर फोकस करना है, किस तरह से तुम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अपनी अप्रोच लगा सकते हो और कैसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, इससे इस कंसेप्ट से कितना भी डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल हो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर टी टाइम, मतलब टी टाइम के बाद अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट मीन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और ये इक्वेशन मैं उस समय की बना रहा हूं जब एक्सटर्नल कोई ड्रैग फोर्स नहीं है। अब मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहां पर तो मुझे पता है कि u cos थीटा है, यहां पर मुझे पता है u sin थीटा है। मुझे इस पॉइंट पर बताना है vx और इधर vy, vx और vy, ठीक, ये मुझे बताना है। ना 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 vy, यहां पर आके vy की वैल्यू 0 होगी, यहां पर थोड़ी 0 होगी, तो ये बताना है मुझे। इसके लिए हमें लॉजिक यूज कर रहे हैं, और वो लॉजिक मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा कि ax इक्वल टू अपन 0 मान रहे हैं, बिकॉज कोई एक्सटर्नल ड्रैग फोर्स नहीं है जैसे वाइंड वाला फोर्स है, या अभी इस टॉपिक के बाद मैं डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट भी है, कंसेप्टुअल भी है, लॉजिकल भी है। तो वहां पर एक्सटर्नल कोई ड्रैग फोर्स होगा, यहां पर नहीं है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन को 0 कर रहा हूं, और ए वाई इक्वल टू माइनस जी, इस लॉजिक पर मैं बात कर रहा हूं। तो मैं जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई टी। ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और हमने पहले डिस्कस किया था रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूं, ये तो ये जो वेरिएबल होगी ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? फिर से मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई के फॉर्म में वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इधर टी, और वैल्यू पुट कर दें तो वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, बस फार्मूला हो गया। और अगर मुझे टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर v इक्वल टू, इसकी वैल्यू है v कॉस थीटा या u कॉस थीटा आई कैप लिख दो, प्लस इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, ये पूरी वैल्यू u साइन थीटा, यहाँ पर मैं u कर लेता हूँ बिकॉज इधर मैं u लिख रहा हूँ, u साइन थीटा माइनस जी टी इधर जे कैप। बस तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। तुमसे अगर यहां पर कोई एंगल पूछ ले कि ये एंगल कितना बना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कॉस या टेन के यूज कर सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू इधर वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, और टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर अगर क्लियर लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। क्या ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है? मालूम है कि ये कैसे हो रहा है सब? बिकॉज ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो मैंने इन दोनों में टेन का यूज कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल में। तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो बड़े प्यार से। इधर इसकी वैल्यू कितनी है भाई, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, ठीक। बड़ा सिंपल है कंसेप्ट। देखो ये एंगल अपने को मिल गया, जिस पॉइंट पर तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर एंगल मिल गया। अब अगर यही प्रॉब्लम मैं किसी ड्रैग फोर्स में कैलकुलेट करूं तो फिर क्या होगा? चलो सेम प्रॉब्लम में किसी एक्सटर्नल फोर्स पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, किसी एक्सटर्नल फील्ड पर कैलकुलेट कर रहा हूं। मीन अगर मैं बाय द वे यहां पर इस तरह से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी, यूनिफॉर्म मीन प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या लॉजिक है? यहां से मैंने
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, y और x। यहाँ से मैंने किसी बॉल को इस तरह से थ्रो करा दिया। अब इस सिचुएशन पर मुझे इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू बताना है। समझ गए भाई? ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू u है, ये प्रोजेक्टाइल एंगल है, और किसी भी मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कराया है। कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये बड़ा कंसेप्चुअल है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है तुम्हें। इस सिचुएशन पर क्या कैलकुलेट करना है अपने को? Vx और Vy। ये ध्यान रखना, टॉप पॉइंट ये नहीं है, टॉप पॉइंट ये है, यहां पर अपने को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर फाइंड Vx एंड Vy। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है आफ्टर टी टाइम। इन सब में सबसे पहले तुम चेक किया करो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर है तो कौन है? सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन चेक करूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर भैया कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ax इक्वल टू 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। समझ गए? तो इस सिचुएशन पर ax की वैल्यू तो 0 है, तो तुम अगर ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो Vx इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा रिमेन कांस्टेंट। ये तो वही कांस्टेंट हो गई। अब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है इसको, y वाली वैल्यू, इसके लिए तुम्हें y डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मतलब ay का मतलब है g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव कितना है? देखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? QE डिवाइड बाई मास, और ये भी डाउनवर्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। बहुत ध्यान समझना है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा G प्लस QE डिवाइड बाई M। समझ गए भाई? तो जहां जहां तुम AY यूज करते थे वहां पर ये वैल्यू यूज करना है। समझ गए? तो Vy इक्वल टू UY माइनस G इफेक्टिव, और इधर हो जाएगा T, तो Vy इक्वल टू U साइन थीटा माइनस G इफेक्टिव की वैल्यू ये तुम्हारे पास है, G प्लस QE डिवाइड बाई M, इधर हो जाएगा T। तो ये बड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है कि किस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन में तुम अपनी अप्रोच को लगाते हो, समझते हो। ठीक है, इसे बढ़िया से नोट करो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बातचीत करेंगे, उसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मिलता है देखने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल पाथ, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बढ़िया से इसे नोट करो। चलो भाई, इसको मैं रब करता हूं। टॉपिक है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन। समझो जरा। बाय द वे, ऐसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y। ठीक है भाई, यहां से मैंने किसी भी बॉल को थ्रो करा दिया ऐसे। जब मैंने ऐसे बॉल को थ्रो कराया तो मैं देख रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल पाथ का हर एक पॉइंट इस तरह से है, मतलब सर्कुलर है। यहां पर अगर कट करोगे तो देखो सर्कुलर आर्क है। तो ये जो रेडियस बना रहा है यहां पर, रेडियस कितनी होगी? रेडियस तो होगी r, सपोज दैट रेडियस r है। तो r की वैल्यू कितनी है? मेन पॉइंट तो ये है, ये बाय द वे पार्टिकल है, इसका मास है mg नीचे की तरफ,
ये एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट कर लिया, इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाई r। अब ध्यान रखना है कि ये सर्कल बन रहा है तुम्हारा, इस सर्कल में ये एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन पर है mv² डिवाइड बाई r और इस डायरेक्शन पर है mg cos थीटा। क्या ये बात परफेक्ट हो गई? अगर ये बात परफेक्ट हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि दोनों फोर्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा mv² डिवाइड बाई r इक्वल टू mg cos थीटा। अब यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² डिवाइड बाई r इक्वल टू g cos थीटा। और आपने ध्यान दिया तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, v² डिवाइड बाई r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो इस तरह के लॉजिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक टॉपिक, मतलब यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन में नाम ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मतलब एक चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर के फार्मूले या लॉजिक यूज हो तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती है और वहाँ पर कंसेप्ट एक नए लेवल का होता है, पीक लेवल का होता है। चलो भाई, यहाँ से अगर r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो r मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू v² डिवाइड बाई g cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, v का मतलब ध्यान रखना है ये वही है, v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप और वेक्टर v इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। समझ गए ना भाई? और इस पॉइंट पर अगर तुम एंगल को कैलकुलेट करोगे, ये एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू vy डिवाइड बाई vx। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल हैं, कैसे तुम किसी भी न्यूमेरिकल में अपनी अप्रोच लगा सकते हो। तो जेई के एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना डिफिकल्ट तुम मान लेते हो। एक्चुअल में जेई के एग्जाम बड़ा लॉजिकल होता है, वो भी फिजिक्स का। एक छोटा सा ऐसा कंसेप्ट, एक की लॉजिक होता है जिसको तुमने अगर पकड़ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और वो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, चाहे तुम 3 पेज तक सॉल्व कर लो कंटिन्यू। तो क्वेश्चन में एक छोटा सा एक क्लिक पॉइंट होता है, छोटा सा कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को अगर तुम सीख गए, और वो कंसेप्ट रट्टा मारने से नहीं आएगा, वो कंसेप्ट लॉजिक से आएगा। जब किसी भी टॉपिक में तुम अपना 100% अप्रोच लगाओगे, उसको समझने में अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करोगे, जानोगे, जानने का ट्राई करोगे, तब। चलो भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम बातचीत करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड हो सकती, अपवर्ड हो सकती, हॉरिजॉन्टल हो सकती, किसी भी टाइप की हो सकती है। यहां पर मैं एक लॉजिक यूज कर रहा हूं जो जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल डाउनवर्ड यूज किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड है इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर ई है और ये डाउनवर्ड है। यहां से किसी भी पार्टिकल को पॉइंट ए से थ्रो कराया गया और ये टारगेट पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। यहां से इस तरह से इसको थ्रो करा दिया गया। जब ये थ्रो कराया गया तो यहां पर हमें सारे पैरामीटर फिर से बताना है। हमने u वेलोसिटी से थ्रो कराया, u0 वेलोसिटी से, ये प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर मैं एक बार सॉल्व करके तुम्हें बताता हूँ। एनटीए ने एडवांस के क्वेश्चन में तो कुछ ही पैरामीटर पूछे थे जो फ्लाइट ऑफ टाइम से रिलेटेड थे, और मैं तुम्हें यहाँ पर सारे कंसेप्ट बता देता हूँ। फ्लाइट ऑफ टाइम बता दूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज बता दूँ, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मोशन बता दूँ, वो सारे कंसेप्ट। तो क्वेश्चन की नीड क्या है वो तुम्हें समझना है। जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना है,
क्वेश्चन की नीड को समझना है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, तुम्हारा लॉजिक क्या है क्वेश्चन के लिए। चलो भाई इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड फ्लाइट ऑफ टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मुझे इसके कंपोनेंट डिवाइड करना है। इसके मैं कंपोनेंट डिवाइड कर देता हूँ इस प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के। इसके जब मैं कंपोनेंट डिवाइड करूँगा तो एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, u नॉट cos थीटा, इधर हो जाएगा u नॉट साइन थीटा। अब इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है भैया। वर्टिकल डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है उसे मैं जी इफेक्टिव कहूँगा, मतलब ए वाई मतलब जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी देखो भाई, अगर बाय द वे ये चार्ज पार्टिकल है और बाय द वे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसमें इसका जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा QE डिवाइड बाई m डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, दोनों सेम डायरेक्शन पर है, ऐड हो जाएंगी तो g प्लस QE डिवाइड बाई m। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर बाय द वे नेगेटिव चार्ज होता, अगर बाय द वे है तो पॉजिटिव, बट बाय द वे अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होती तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पर g माइनस QE बाई m हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन पर है तो माइनस, सेम डायरेक्शन पर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो t का जो रियल इक्वेशन आता है वो आता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। अब g यूज ना करके g इफेक्टिव यूज करना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से g की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं g की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो मीन t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई, g इफेक्टिव इक्वल टू कितना है भाई, g प्लस QE डिवाइड बाई m। ये वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ पर पुट करो तो t इक्वल टू u साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी अपने पास u नॉट है क्वेश्चन में, तो u नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई g प्लस QE डिवाइड बाई m। ये हो गया भाई फ्लाइट ऑफ टाइम का फार्मूला। अगर तुम्हें इसे में कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो रियल इक्वेशन होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी u नॉट है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है, बट यहाँ पर g इफेक्टिव यूज करोगे। और इफेक्टिव क्यों यूज करोगे वो तुम्हें मैंने लॉजिक बता दिया। g इफेक्टिव की वैल्यू ये है और बड़े प्यार से वैल्यू पुट कर दो, तो h इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, इधर हो जाएगा g प्लस QE डिवाइड बाई m। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं और वो बड़े लॉजिकल हैं। अब जैसे तुम्हें कैलकुलेट करना है रेंज को कैलकुलेट करना है, रेंज, तो रेंज के लिए क्या है फार्मूला लिखोगे, रेंज के लिए तुम फार्मूला लिखते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो जी की जगह जी इफेक्टिव यूज कर लो, तो इधर हो जाएगा यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी अपने पास नॉट स्क्वायर है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी प्लस QE डिवाइड बाई m। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन में इस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आई या स्किप हो गए तो तुम क्या कर सकते हो, उसको दोबारा वीडियो को बैक में चले जाओ और दोबारा उसी टॉपिक को समझ सकते हो, या मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई ये टॉपिक, इस टॉपिक में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं उसे और दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये भाई बात समझ गए। चलो भाई नए टॉपिक में बढ़ें। अपना नया टॉपिक है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं चेंज करके देता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करके देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर बनाता हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल टू ई नॉट आई कैफ। यहाँ से मैंने किसी भी बॉल को, सपोज दैट निगेटिव चार्ज बॉल को, इस तरह से प्रोजेक्ट करा दिया। ये टारगेट पॉइंट है, समझ गए भाई। अब यहाँ पर अपने को वही सारी चीज़ें फिर से बताना है। मैं सारी बातें एक साथ पूछ लूँ। एनटीए जब क्वेश्चन पूछता है तो सारे कंसेप्ट एक साथ नहीं पूछता है। फ्लाइट ऑफ टाइम है, रेंज है, प्रोजेक्टाइल हाइट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मोशन है, ये सारे एक साथ नहीं पूछे क्वेश्चन में, लेकिन मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके बताता हूँ। अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड फ्लाइट ऑफ टाइम, फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड रेंज, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला लॉजिक है तुम्हें इसके कंपोनेंट डिवाइड करना। तो ये अपने पास प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है v, एंगल थीटा है, तो v cos थीटा और v sin थीटा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है, कितना है भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये जब नेगेटिव चार्ज है तो तुम ये देखोगे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पर वो इस डायरेक्शन पर लगेगा। कितना होगा? QE, और इसी में फोर्स में अगर मास का डिवाइडेशन कर दो तो ये बन जाएगा। मतलब ये लिखोगे नेगेटिव QE डिवाइड बाई m। ये एक्सेलरेशन आ गए अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेगेटिव क्यों आया वो बात समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, मीन पॉजिटिव एक्सिस पर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव पर लग रहा है इसलिए। और वाई डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो तो तुम जानते हो। इस बार सिर्फ इतना ही होगा। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या? हाइट कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो t इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, बड़े प्यार से लिखो, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वही है, बिल्कुल वही है। इतना नहीं देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल पर कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये भी सिर्फ उतना ही है। प्रॉब्लम आएगी, आपको कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज के लिए दो मेथड हैं, एक तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लो या तो थर्ड का यूज कर लो। मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूँ, दोनों मेथड। तो इसके लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो v फाइनल मीन x डायरेक्शन पर इक्वल टू v इनिशियल x डायरेक्शन पर प्लस ax इधर t। अब vx फाइनल x डायरेक्शन पर फाइनल, ये वेलोसिटी अपने पास है, कितनी है? v cos थीटा है, माइनस ये वैल्यू देखो कितनी है? QE डिवाइड बाई m, और t का मतलब है फ्लाइट ऑफ टाइम, ये फ्लाइट ऑफ टाइम यूज कर लोगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x डायरेक्शन पर जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा माइनस QE डिवाइड बाई m, और t की वैल्यू अपने पास 2u और 2v साइन थीटा डिवाइड बाई g, ठीक है। ये g लिखा है, ये q लिखा है, कैंसिल आउट नहीं करोगे। तो ये अपने पास एक मेथड ये हो गया। यहाँ से आप थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हो, तो आप यूज करोगे v फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन पर, v इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन पर प्लस 2 और ax मल्टीप्लाई r। यहाँ से तुम बड़े प्यार से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बट इससे भी इजी कंसेप्ट है, इससे भी इजी कंसेप्ट है सेकेंड इक्वेशन का यूज करना। इसको मैं रब कर देता हूँ ना, बस ये फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। मैं तुमसे पूछूंगा ये वाला वेलोसिटी का फार्मूला। ना 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 ना, ठीक है भाई। मेथड सेकेंड मेथड में मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लूँगा। तो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मीन r मीन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इधर हो जाएगा ux और इधर हो जाएगा t, और प्लस 1/2 ax
टी स्क्वायर। तुम समझ रहे हो ना, मैं टी की जगह फ्लाइट ऑफ टाइम लिख रहा हूँ क्योंकि जितना टाइम लगेगा पार्टिकल को, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में, वो फ्लाइट ऑफ टाइम तो होगा। और ए एक्स की वैल्यू तुम समझ रहे हो माइनस क्यू ई डिवाइड बाई एम, इसलिए मैंने नेगेटिव पुट किया। तो यहाँ पर हो जाएगा आर इक्वल टू, इधर हो जाएगा वी कॉस थीटा, और टी की वैल्यू अपने पास कितनी है, टी की वैल्यू है 2v साइन थीटा डिवाइड बाई जी माइनस 1/2। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है लेकिन तुम्हें सॉल्व तो करना है। क्यू ई डिवाइड बाई एम, इधर टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दोगे, ये रेंज का इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब है तो बहुत ईजी लेकिन कंसेप्टुअल है। कंसेप्टुअल का मतलब ये सा कि अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, नॉलेज अच्छा है टॉपिक में, सब्जेक्ट में, तो तुम अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पूरे टॉपिक पर मैं वन शॉट लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर। तो अपना अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होगा भाई, पहले तो यही लॉजिक समझ लो। ऐसे जैसे ये मान लेते हैं, ये कोई जगह है, यहाँ से तुमने इस तरह का प्लेन है, ऐसे तुमने बॉल को थ्रो कराया, यहाँ से यहाँ पर जाके गिरी, तो ये इंक्लाइन प्लेन आ गया। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन पर तुमने किसी भी बॉल को इस तरह से, ये बॉल है और थ्रो कराया, बॉल यहाँ पर आगे गिर गई, ये एंगल है बाय द वे थीटा। तो यहाँ पर हमें वही सारे पैरामीटर फिर से सॉल्व करना है। कौन कौन से, हाइट, रेंज, प्रोजेक्टाइल, ये सारी बातें फिर से। तो अगर ये प्लेन अगर इसको मानते हैं तो ये हो गए x और इस डायरेक्शन पर हो गए y। ठीक है, चलो भाई, ये हो गई हाइट, ये वैल्यू हो गई रेंज। सबसे पहले तुम एक्सेलरेशन को डिवाइड करो, एक्सेलरेशन को डिवाइड करो बरा। एक्सेलरेशन किधर है, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, g, g के दो कंपोनेंट कर दो, ये एंगल थीटा है, तो इधर हो जाएगा ay इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन पर हो जाएगा ax, तो ax इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो ay और ax की वैल्यू मिल गई। फिर प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो, एक इस डायरेक्शन पर, एक इस डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी u है, तो इस डायरेक्शन पर हो जाएगा ux, इस डायरेक्शन पर हो जाएगी ui। ये लॉजिक समझ रहे हो। तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के लिए अगर ये कंपोनेंट यूज करोगे, ये अगर प्रोजेक्टाइल एंगल अल्फा है तो ux इक्वल टू यू कॉस अल्फा और ui इक्वल टू यू साइन अल्फा। और इधर मैंने एक्सेलरेशन को तो मेंटेन कर ही दिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, सारी बातें बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट हो जाएंगी। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि पहले जहाँ पर तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को जीरो किया था, अब जीरो नहीं करना है। पहले जो तुमने वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को ओनली नेगेटिव जी किया था, अब जी कॉस थीटा लिखना है। तो अगर तुम्हें टाइम का फार्मूला कैलकुलेट करना है तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी लिख रहे थे, अब जी न लिखकर जी कॉस थीटा लिखना है। बस इतना लॉजिक यूज करना है, इसके अलावा कुछ कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर हाइट कैलकुलेट करना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, अब जी न लिखकर जी कॉस थीटा यूज करना है। हाँ, अब अगर तुम्हें रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज के लिए तुम फार्मूला यूज कर सकते हो, रेंज के लिए तुम फार्मूला यूज कर सकते हो, वही सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जैसे मैंने अभी ड्रैग वाले फोर्स का कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट का तुम यूज कर सकते हो। जैसे फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पर इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्स, इधर टी हो गया, और टी का मतलब फ्लाइट ऑफ टाइम, यहाँ पर टी का मतलब वी एक्स इक्वल टू, इधर हो जाएगा कितना तुम्हारे पास है यू कॉस थीटा, और इसकी जगह माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा जी साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। अब देखो भाई,
जी से जी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास यू कॉस थीटा माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो इस तरह का ये फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन से तुम रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह का लॉजिक है, इस लॉजिक का यूज करके तुम्हें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूँ जी एडवांस की, और फिर इसके बाद ये लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ये कोई लड़का है इस तरह से, ये ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है भाई, इसके हाथ में एक पाइप है इस तरह से, ये ग्राउंड वाला पॉइंट आ गया, इसके हाथ में पाइप है इस तरह से, ये पाइप है, और ये पाइप को ऐसे पकड़े है, समझ गए भाई। यहां पर पाइप में छोटे छोटे इस तरह के छेद हैं, ऐसे 100 छेद, मतलब होल हैं छोटे छोटे, 100 हैं, और यहां से पानी निकल रहा है, समझ गए भाई, ये पानी आ रहा है और पानी बाहर जा रहा है। तो ये आसपास का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को ये वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, समझ गए। यहां से जो पानी निकल रहा है इसकी वेलोसिटी है v नॉट, एंट्री जो कर रहा है, और यहाँ की जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस r है। यहाँ पर जो छोटा सा एक होल बना है उसकी रेडियस है r/10 है, और ऐसे 100 होल हैं। तो हमें बताना है यहाँ पर मैक्सिमम एरिया और विड्थ, मैक्सिमम एरिया ऑफ विड्थ ड्यू टू दिस पाइप। इस पानी पाइप की वजह से मैक्सिमम कितना एरिया विड्थ हो जाएगा, गीला हो जाएगा, समझ गए। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ विड्थ, ये अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसमें तुम्हें समझना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, नीड क्या है, जानना क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है। देखो भाई, इसमें हमें बताना है मैक्सिमम एरिया ऑफ विड्थ। जैसे मान लो कि ऐसे कोई बंदा पाइप लेके खड़ा हो गया, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो इसे चारों तरफ इस पानी को लगाएगा तो आसपास का एरिया वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो कितने एरिया को ये गीला कर सकता है, तो मैं यहाँ से इसे देखूंगा कि इसकी रेंज कहाँ तक है, इसकी रेंज कितनी दूर तक जा रहा है, और वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज की जब बात कर रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है ये 45 बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 45 बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे आर मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज के लिए 45 होना चाहिए। तो इसका फार्मूला तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, इसका फार्मूला है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। अब यू की वैल्यू मुझे मिल जाए बस काम हो जाएगा। तो यू की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर ये कोई पाइप है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है a1 v1 एरिया है, वेलोसिटी यहाँ पर a2 v2, ये इक्वल होगा a1 v1 a2 v2। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब स्टार्टिंग वाले जगह पर एरिया तो नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, तो रेडियस कितनी है r, तो पाई r स्क्वायर, और वेलोसिटी है कितनी v नॉट। मुझे यहाँ की वेलोसिटी अगर मिल जाए, जिसको मैं u लिख रहा हूँ इस फार्मूले में, समझ गए, v नॉट इक्वल टू a2 नहीं है, अपने गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस यहाँ की r/10 है वहाँ के कंपेयर में, मतलब यहाँ का होल छोटा है एज ए कंपेयर टू वहाँ पर, समझ गए। और यहाँ पर ऐसे कितने नंबर ऑफ होल हैं, n, मतलब 100 है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100, समझ गए। इधर हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर, और इधर की वेलोसिटी को मैं u लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान रखना r डैश इक्वल टू r डिवाइड बाई 10, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर v नॉट इक्वल टू 100, और r डैश की जगह r स्क्वायर डिवाइड बाई 10 लिखूंगा तो 100 हो जाएगा, इधर u हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास u इक्वल टू हो जाएगा v नॉट, ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये कंसेप्ट आ गया, मतलब जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ये तुम्हें लॉजिक यूज करना है, बिकॉज
रेडियस का कंसेप्ट, मतलब यहाँ पर जो रेडियस का रिलेशन आ रहा है उतने ही मैंने 100 छोटे छोटे होल बना दिए, पोल बना दिए। अब मुझे रेंज कैलकुलेट करना है, तो रेंज के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रेंज, ये फार्मूला, ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूं, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, मतलब वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी। मैक्सिमम एरिया ऑफ विथ, कितना एरिया है गीला कर सकता है ऐसे पाइप लेके खड़े होके, समझ गए, ठीक है। तो A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अरे भाई सर्कुलर ऐसे एरिया बनेगा, ऐसे 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 पाइप, समझ गए। और इसको मैक्स करना है, इसको भी मैक्स करना है, तो बड़े प्यार से यहां पर लिखो ये फार्मूला, A मैक्स इक्वल टू पाई और इसकी वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम मिलेंगी वो तुम्हारे लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, बड़ी लॉजिकल होंगी, और किस तरह से तुम इस पूरे टॉपिक में अपनी अप्रोच को लगा सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अप्रॉक्सीमेट 60 मिनट का वीडियो लेक्चर बना, और इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कंसेप्ट, इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोजेक्टाइल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, इन सभी सिचुएशन पर हम लोगों ने सीक्वेंस में बातचीत की, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में पूरे हमने लॉजिक को सीख लिया, कैसे तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में अपनी अप्रोच को लगाना है, और क्वेश्चन कितना इजी या कितना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, कितना इजी या कितना डिफिकल्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन और मैं कंप्लीट कराता हूँ, फिर इसके बाद अपने टॉपिक को कंप्लीट कराता हूँ। ये बाय द वे एक पोल है इस तरह से, ठीक है भाई। यहां पर एक बंदा खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, ये लड़का किसी बॉल को थ्रो करता है इस तरह से, ऐसे बॉल को थ्रो करता है और बॉल ग्राउंड में आ गई। बॉल जो ग्राउंड में आती है तो हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू जो ये हाइट है, पोल की जो हाइट है वो 100 मीटर गिवन है, और अगर यहाँ पर मैं एंगल देखता हूँ तो 37 डिग्री एंगल है और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, एक सबसे फेमस या सबसे इजी कह सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इस पॉइंट पर तुम कोऑर्डिनेट देखोगे, बहुत ध्यान से अगर देखोगे, तो इसको अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो कराया गया, तो यहाँ पर अगर ओरिजिन मानता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r और -100 होंगे, बिकॉज y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट से डाउनवर्ड आ रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना है r की वैल्यू। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ, ट्रैजेक्टरी पाथ कितना है भाई, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो एंगल गिवन है उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जरा भाई ध्यान से, ये एंगल है 37, ये 3, 4 और 5, 10, 37 कितना हो जाएगा भाई, 3 डिवाइड बाई 4, और कॉस 37 कितना हो जाएगा भाई, 4 डिवाइड बाई 5। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह r पुट कर देंगे, और y की देखो वैल्यू कितनी है भाई, -100 है, -100, ठीक है। अब तुम कहोगे ये निगेटिव कैसे आया, ये तुम्हें कैसे पता चला? अरे देखो भाई ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है तुम्हारे पास x और ये y है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये वाला कोऑर्डिनेट तो नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन पर। इधर r और tan थीटा की वैल्यू कितनी, 3 डिवाइड बाई 4, माइनस जी की जगह 10 यूज कर लेंगे, और r स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, और वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 20 का स्क्वायर 400, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 5, मतलब स्क्वायर करूँगा तो 16 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, मीन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मीन यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से सिमिलर r की वैल्यू कैलकुलेट होगी, a को आ जाएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव वाली जो वैल्यू आएगी वो r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े कंसेप्टुअल होते हैं, बड़े ही इजी होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी सी केवल अप्रोच लगानी है और आंसर आ गया। तो ये रहा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने जीरो से पीक पॉइंट तक के कंसेप्ट पर डिस्कस किया।